हेलो माय डियर फ्रेंड्स, अ वेरी वार्म वेलकम टू आवर सीरीज ऑफ विन, है ना। तो ये सीरीज करंट अफेयर्स वीकली को कवर करती है, वीकली न्यूज को कवर करती है, वीकली बेसिस पे सारी न्यूज को कवर करती है जो पास्ट वीक में हुई है। दोस्तों ध्यान रखिएगा, ये सीरीज आपको जीत दिलाने के उद्देश्य से चालू की गई है। और आज का जो टॉपिक ऑफ डिस्कशन है वो है साइंस एंड टेक्नोलॉजी। दोस्तों साइंस एंड टेक्नोलॉजी का वेटेज, जैसा कि मैं कहता हूँ, बढ़ता चला जा रहा है। एक से दो दिन दीजिए, 2 to 3 डेज, है ना, 2 से 3 दिन दीजिए। मैं साइंस एंड टेक का बेसिक कोर्स भी चालू कर दूंगा फिर से दोबारा से, है ना। वी विल रिज्यूम विद आवर साइंस एंड टेक बेसिक कोर्स। प्लीज प्लीज ध्यान रखिएगा, हम लोग बिल्कुल रिज्यूम करेंगे। थोड़े से कुछ ग्लिचेस आ रहे हैं, आई कैन टोटली अंडरस्टैंड दैट, बट प्लीज डोंट फील बैड अबाउट दैट, ठीक है। देखिए, मेरा नाम है डी प्रकाश एंड आई हैव लॉन्च्ड आवर वेबसाइट educatedsapiens.in, जिसपे आप सभी लोग जाकर के रजिस्टर कर सकते हैं वीकली करंट अफेयर के लिए। टोटली फ्री इनिशिएटिव है अभी के लिए, ध्यान रखिएगा। वीकली करंट अफेयर टेस्ट रहेंगे और इसमें आपको 10 to 15 आपके प्रीलिम्स ओरिएंटेड क्वेश्चन, है ना, प्रीलिम्स ओरिएंटेड क्वेश्चंस एंड 2 मेंस ओरिएंटेड क्वेश्चन रहेंगे। दोस्तों आप लोग लिखना है और मुझे भेजना है, और ध्यान रखिएगा, इसको जो भी लिख करके भेजेगा मैं उसकी कॉपी जरूर चेक करूंगा। प्रीलिम्स के जो आंसर्स हैं वो उसकी कीज आपको तुरंत मिल जाएगी। दिस इज अ वेरी गुड इनिशिएटिव एंड दिस विल हेल्प यू इमेंसली डू बेटर, है ना, टू डू इमेंसली बेटर। तो प्लीज ध्यान रखिए, वीकली करंट अफेयर टेस्ट हमने लॉन्च किया है। मेक श्योर टू अटेंड देम, प्लीज कोशिश कीजिए अटेंड करने की। दैट विल हेल्प यू प्रिपेयर एमसीक्यू फॉर्मेट, है ना। एमसीक्यू फॉर्मेट में जो प्रिपेयर करने के लिए बच्चे बोलते हैं, तो थ्योरी यहाँ पढ़ ली, कितना रिटेन हो रहा है, कितना समझ में आ रहा है, ये एमसीक्यू से जज हो जाएगा। प्लीज ये ध्यान रखिएगा, ठीक है। जो लोग भी करेंगे इसको मैं पर्सनली ध्यान रखूंगा कि आप लोग सही ढंग से जा रहे हो, सही ट्रैक पे हो या नहीं हो, ठीक है। इसके अलावा अगर मैं बात करना चाहूँ तो फिर ध्यान रखिएगा कि हमने एस्से एंड एथिक्स दोनों के टेस्ट सीरीज अलग अलग निकाल दिए हैं। ध्यान रखिएगा, जो दोनों टेस्ट सीरीज हैं वो मात्र 499 में आपको 4 टेस्ट दिए जा रहे हैं, है ना। 499 में 4 टेस्ट आपको मिल रहे हैं। ध्यान रखिएगा, एक कॉपी को केवल चेक करने की कीमत दोस्तों मार्केट में 500 रुपीज है। वी आर ब्रिंगिंग इट यू फॉर ओनली 499 एंड आई विल पर्सनली चेक योर ऑल योर कॉपीज, ठीक है। तो मेक श्योर कि आप जरूर अटेंड करें, जरूर से मतलब उसको अटेम्प्ट करें, ठीक है। अब देखिए, टेलीग्राम की मैं बात करता हूँ, t.me/upsc-dp, ये टेलीग्राम ग्रुप है। और हम जो आपका इंस्टाग्राम है उस पर भी एक्टिव होने जा रहे हैं, एजुकेटेड सेपियंस नाम से। तो प्लीज गो अहेड एंड मेक श्योर कि आप इसको जरूर अटेंड करें, ठीक है। अब आते हैं हम लोग आगे की तरफ। तो न्यू पाथवे टू रेगुलेट नाइट्रेट एब्जॉर्प्शन इन प्लांट्स। दोस्तों ध्यान रखिए, नाइट्रोजन अपने आप में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट न्यूट्रिशन है, मैक्रो न्यूट्रिएंट की कैटेगरी में गिना जाता है। और आपको पता है कि नाइट्रोजन की सप्लीमेंट करने के लिए हमारे पास बहुत सारे हमारे पास फर्टिलाइजर्स भी है। यूरिया हो गया, एनपीके हो गया, और भी बहुत सारे फर्टिलाइजर्स हैं, ठीक है। जो आप बायो फर्टिलाइजर्स की आज की डेट में बात करते हैं, नॉस्टॉक, एना बेना, है ना, इनमें से भी मैक्सिमम जो है, ठीक है, मैक्सिमम जो है इनमें से नाइट्रोजन सप्लाई ही करते हैं। प्लीज ये ध्यान रखिए, नाइट्रोजन सप्लाई करते हैं। तो ध्यान रखिएगा, नाइट्रोजन जो है ये कई काम आता है, और इसीलिए इसका जो एब्जॉर्प्शन मैकेनिज्म है पौधे में, ये समझना बहुत जरूरी है। और एक नया पाथवे मिला है विच इज अगेन पाथ ब्रेकिंग। ध्यान रखिएगा, पाथ ब्रेकिंग है, ठीक है। न्यू पाथवे टू रेगुलेट नाइट्रेट ऑब्जॉर्प्शन इन प्लांट्स। अगर इसकी बात करूं तो इसका अप्रोच क्या रखा गया था, रिसर्चर्स यूज राइस एंड टोबैको प्लांट्स टू स्टडी द मैकेनिज्म, है ना। जो रिसर्चर्स हैं उन्होंने 2 प्लांट्स पे काम किया, राइस एंड टोबैको, ठीक है। देखिए, प्लांट्स मेनली एब्जॉर्ब नाइट्रोजन फ्रॉम सॉइल इन द फॉर्म ऑफ नाइट्रेट्स एंड अमोनियम। ध्यान रखना, नाइट्रेट और अमोनियम 2 फॉर्म में प्लांट्स एब्जॉर्ब करते हैं, ठीक है। एन इंपॉर्टेंट मैक्रोन्यूट्रिएंट्स, नाइट्रोजन जो है अपने आप में एक बहुत इंपॉर्टेंट मैक्रोन्यूट्रिएंट है। और ये क्या क्या बनाता है, क्लोरोफिल बनाता है, अमीनो एसिड एंड न्यूक्लिक एसिड, ऑल द 3 हैव नाइट्रोजन इन इट, ठीक है। There is a need to regulate and optimize nitrogen intake in plants so that the excess is not dumped in the soil and water. The hormone auxin is responsible for well-developed roots across all plants influencing nitrate absorption. ध्यान रखिएगा, ऑक्सीन is the one of the most important hormone जो कि ये काम करता है। अच्छा, ऑक्सीन को और भी नाम आता है, क्यों आता है, कैन एनीवन टेल मी? दोस्तों ध्यान रखिएगा, फोटो सेंसिटिविटी होती है पौधे में। क्या होता है, फोटो सेंसिटिविटी। अब ये फोटो सेंसिटिविटी क्या होती है कि भैया जहां पे भी लाइट रहेगी उस तरफ आपका जो पौधे का शूट सिस्टम है, शूट नॉट रूट सिस्टम, ध्यान रखिए, शूट सिस्टम, वो उस तरफ घूम जाएगा। अगर मान लो लाइट रेगुलरली यहाँ से आ रही है, तो जो शूट सिस्टम है वो इस तरफ घूमता चला जाएगा, इसी तरफ को बढ़ता चला जाएगा, और रूट्स जो है वो अलग अलग दूसरी दिशा में जाने लगे। तो प्लीज इस चीज का ध्यान रखिएगा
दिस विल हेल्प यू अंडरस्टैंड व्हाट इज द रोल ऑफ ऑक्सीन। ऑक्सीन क्या करता है यहाँ पे, ग्रोथ हार्मोन है एक तरीके का, रेगुलेट करता है, इलोंगेशन में हेल्प करता है। तो ये जो पत्तियां ऐसे घूम रही है, जो ऐसे जा रही थी ऐसे घूम रही है, तो ऑब्वियसली बात है ये सरफेस ज्यादा लंबा हो गया, ये कम छोटा हो गया है ना। तो ये क्या हुआ, यहाँ पे ऑक्सीजन ज्यादा आ जाएगा और ये फैला देगा। समझ में आ रही बात। तो नाइट्रेट एब्जॉर्प्शन को इन्फ्लुएंस करने में ऑक्सीजन का बहुत बड़ा रोल है। अब देखिए इसके बारे में और थोड़ा बात करें तो बाय रिसर्चर्स फ्रॉम नेशनल सेंटर फॉर बायोलॉजिकल साइंसेज, टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च बेंगलुरु। दोस्तों बहुत प्यारा सेंटर है, यहाँ का खाना बहुत प्यारा है। IISc में जब हम लोग थे तो हम लोग स्पेसिफिकली टाइम निकाल करके जाते थे यहाँ के हॉस्टल में खाने, है ना, मतलब कैंटीन में खाने। ध्यान रखिए NCBS है ना, नेशनल सेंटर ऑफ बायोलॉजिकल साइंसेज, टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च का एक पार्ट है जो कि बैंगलोर में सिचुएटेड है। इन्होंने मतलब रिसर्च किया है ना। और इस न्यू मेथड का मतलब क्या है न्यू मेथड, तो समझिएगा। रिसर्चर्स इन्वेस्टिगेटेड माइक्रो RNA MIR444 टारगेट जीन कॉल्ड MADS24 है ना, MADS27 है ना, ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर प्रीवियसली रिसीव्ड लिटिल अटेंशन। ध्यान रखना कि जो नाइट्रोजन एब्जॉर्प्शन है ना, इसमें क्या होता है, देखो MI ये आपका एक तरह से माइक्रो RNA जो है MIR माइक्रो RNA 444, ये MADS27 को एक्टिवेट करता है कि भाई तुम काम करना चालू करो, ठीक है। और MADS27 क्या करता है भैया, देखो ये MADS27 जीन जो है ये नाइट्रेट एब्जॉर्प्शन करवाता है, रूट डेवलपमेंट करवाता है और स्ट्रेस टॉलरेंस बढ़ाता है। स्ट्रेस टॉलरेंस मतलब कि आपका जैसे खूब सारी गर्मी हो गई और पौधा उसको कैसे झेलेगा, है ना। आपके पास पानी की कमी हो गई जमीन में, उसको कैसे झेलेगा, बाढ़ सी सिचुएशन आ गई कैसे झेलेगा, सैलिनिटी बढ़ गई, तो ये सारे क्या है, ये पौधे के लिए स्ट्रेस है, ठीक है। इन सब के प्रति टॉलरेंस बढ़ाता है। प्लीज ये ध्यान रखिएगा। माइक्रो RNA है ना, तो RNA भी कई तरह के होते हैं अगर आपको पता हो तो, मैसेंजर RNA, ठीक है, tRNA एंड rRNA, ये तीन प्रीडोमिनेंट हैं जो कि मतलब मेजर होते हैं। जो उन्होंने मेरी साइंस एंड टेक की क्लास कभी पहले ली हो उनको पता होगा। इसके अलावा भी बहुत तरह के RNA होते हैं जिनमें से एक है माइक्रो RNA। माइक्रो RNA 444 क्या करता है, MADS27 को एक्टिवेट करता है ना। और ये जो MADS27 है ये क्या करता है कि भाई रूट डेवलपमेंट, नाइट्रोजन एब्जॉर्प्शन, स्ट्रेस टॉलरेंस को बढ़ाता है, ठीक है। ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर्स आर प्रोटीन्स इन्वॉल्वड इन प्रोसेस ऑफ ट्रांसक्राइबिंग DNA into RNA। प्लीज ध्यान रखिएगा, ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर क्या होते हैं, DNA को RNA में कन्वर्ट करते हैं, ट्रांसक्राइब करवाते हैं। प्लीज इस चीज का ध्यान रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। हो सकता है UPSC में पूछ ले, क्योंकि दीज डेज यू नो एग्जामिनेशन का जो पैटर्न है वो बहुत वियर्ड तरीके से चेंज हो रहा है ना। तो इंपॉर्टेंस ऑफ नाइट्रोजन क्या है, ध्यान रखिए। मोस्ट इंपॉर्टेंट माइक्रोन्यूट्रिएंट नीडेड फॉर डेवलपमेंट ऑफ प्लांट, मैंने पहले ही बताया। 3-4 जगह इसका बहुत बड़ा इन्वॉल्वमेंट आपको देखो यहाँ पे, है ना। तो आपको देखिए यहाँ पे आपको समझ में आएगा कि जो आपका नाइट्रोजन है वो कहाँ पे इन्वॉल्व है। तो फिर देखो क्लोरोफिल, जितने प्रोटीन और न्यूक्लिक एसिड बनेंगे सभी जगह पे ये इन्वॉल्व होता है, सभी जगह पे ये इन्वॉल्व होता है, ठीक है। अब देखिए जरा आगे देखते हैं। तो फिर मोस्ट इंपॉर्टेंट मैक्रोन्यूट्रिएंट नीडेड फॉर डेवलपमेंट ऑफ ए प्लांट, इट इज अ पार्ट ऑफ क्लोरोफिल, अमीनो एसिड्स एंड न्यूक्लिक एसिड अमंग अदर्स। It is mostly sourced from soil where it is mainly absorbed in the form of nitrates and ammonium by the roots। प्लीज ध्यान रखिएगा, मोस्टली ये सॉइल में मिलता है, ठीक है, और एब्जॉर्ब किया जाता है नाइट्रेट फॉर्म में एंड अमोनियम बाय द रूट्स, ठीक है। नाइट्रेट्स आल्सो इन्फ्लुएंस जीनोम वाइड जीन एक्सप्रेशन। ध्यान रखिए, जीनोम वाइड जीन एक्सप्रेशन को भी नाइट्रेट अफेक्ट करते हैं, which in turn influences root system, biological clock of plant, leaf growth and so on। तो नाइट्रेट्स का अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट योगदान है प्लांट ग्रोथ में, ठीक है। और साथ ही साथ एक्सेसिव यूज ऑफ नाइट्रोजन इन फर्टिलाइजर, है ना, एक्यूमुलेशन कंट्रीब्यूट्स टू सॉइल एंड वाटर पॉल्यूशन। तो समझना कि अगर हमें समझ में आ जाएगा कि भाई नाइट्रेट अब्सॉर्ब कैसे होते हैं प्लांट में, कैसे घुसते हैं, इन दैट केस आई कैन रेगुलेट माई नाइट्रेट्स, है ना, मैं रेगुलेट कर सकता हूँ। जिसकी कमी अगर मैं कट ऑफ करूंगा उसको तो सॉइल एंड वाटर पॉल्यूशन भी कम होगा, है ना, सॉइल एंड वाटर पॉल्यूशन भी कम होगा, साथ ही साथ GHG इमिशन भी कम होगा। क्योंकि अगर आप एक्सेसिवली नाइट्रेट यूज करते हो तो सॉइल एंड वाटर पॉल्यूशन होता है, साथ साथ ग्रीन हाउस गैसेस का उत्सर्जन भी होता है, इमिशन भी होता है, ठीक है। प्लीज इस चीज को ध्यान रखिएगा, काफी इंपॉर्टेंट है टॉपिक ये, नाइट्रेट्स कैसे हेल्प करते हैं। तो कायदे से मुझे एग्रीकल्चर में भी ले सकता था, बट आई फेल्ट कि ये साइंस एंड टेक ओरिएंटेड ज्यादा बड़ा टॉपिक है, तो डेफिनेटली वी हैव ब्रॉट इट ओवर हियर, ठीक है। क्लियर है ना, समझ में आ गई बात नाइट्रोजन के बारे में, ठीक है। तो प्लीज इस चीज का खास तौर से ख्याल रखेंगे आप लोग, ठीक है, ओके। अब आगे चलते हैं नीति आयोग रिपोर्ट ऑन अल्टरनेटिव प्रोडक्ट्स एंड टेक्नोलॉजी टू प्लास्टिक्स। अच्छा देखो एक और चीज बता दो, कोई भी टॉपिक दोस्तों साइंस में ऐसा है कि घुसते चले जाओगे तो घुसते ही चले जाओगे, कभी खत्म ही नहीं होगा था, अनंत है साइंस।
ठीक है, एक टॉपिक से दूसरा टॉपिक लिंक कर सकता हूँ, लेकिन ध्यान रखिएगा अभी मेरे पास नियर अबाउट बहुत सारे टॉपिक्स है पढ़ाने के लिए। और आज का जो लेक्चर है, आज का लेक्चर है 2 पार्ट्स में आएगा, ध्यान रखना 2 पार्ट्स में आएगा। ठीक है, पहले पार्ट 1 जो मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ अभी, ठीक है, इसका सेकंड पार्ट आएगा जिसमें बाकी का होगा, क्योंकि साइंस एंड टेक से रिलेटेड काफी सारी न्यूज हैं दोस्तों। नीति आयोग रिपोर्ट ऑन अल्टरनेटिव प्रोडक्ट्स एंड टेक्नोलॉजी टू प्लास्टिक्स, ठीक है, इसमें क्या है, की फाइंडिंग्स ऑफ रिपोर्ट ग्लोबल बिटवीन 1920 टू 2015 only 6% of cumulative production of polymer, synthetic fiber and additives were recycled। ठीक है, तो ग्लोबल बिटवीन 1950 एंड 2015 केवल 6% जो क्यूमुलेटिव प्रोडक्शन है पॉलीमर्स का और सिंथेटिक फाइबर का एडिटिव जो है ये रिसाइकल हुआ है, मात्र 6% रिसाइकल हुआ है, सोच लो, है ना। और इसमें पॉलीमर्स भी हैं, सिंथेटिक फाइबर्स भी हैं, एडिटिव सब कुछ मिला जुला करके हैं। इंडिया ने 3.47 मिलियन टन प्लास्टिक वेस्ट पर एनम जनरेट करना चालू कर दिया है। गोवा, दिल्ली, केरला हैव रिपोर्टेड द हायर पर कैपिटा प्लास्टिक वेस्ट जनरेशन, व्हाइल नागालैंड, सिक्किम एंड त्रिपुरा हैव लोएस्ट। ध्यान रखिएगा, नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स हमसे लाख गुना बेहतर है ना, सिर्फ वहाँ पे फॉरेस्ट रिसोर्सेज ज्यादा हैं, फॉरेस्ट को उन्होंने बचा के रखा है। इसके अलावा they are also using lesser and lesser man-made disaster which is known as plastic। ठीक है, कंसर्न की अगर हम बात करते हैं तो ध्यान रखिए, ग्लोबली 97 to 99% of plastics are derived from fossil fuel feedstock, while the remaining 1 to 3% comes from bio plant based plastic। ध्यान रखिएगा, मोस्ट ऑफ द प्लास्टिक फॉसिल फ्यूल से बनता है, बहुत कम ही होता है जो प्लांट प्लास्टिक से बनता है, प्लांट बेस्ड प्लास्टिक से बनता है। इंडिया कलेक्ट्स ओनली 60% ऑफ इट्स प्लास्टिक वेस्ट विद द रेस्ट 40% रिमेनिंग अनकलेक्टेड। ध्यान रखिएगा, इंडिया जो है 60% ही अपने प्लास्टिक वेस्ट को मतलब कलेक्ट करता है, उसमें 40% जो है वो अनकलेक्टेड रहता है। और ये जो है माइक्रो प्लास्टिक का रूप ले लेता है ओवर द टाइम माइक्रो प्लास्टिक का रूप ले लेता है। और यू विल सरप्राइज टू नो कि हमारी बॉडी में माइक्रो प्लास्टिक्स इस हद तक इनग्रेन कर गए हैं कि अभी जो न्यू बॉर्न बेबीज हैं उनकी बॉडी में भी माइक्रो प्लास्टिक डिटेक्ट हो रहा है। न्यू बॉर्न बेबीज के बॉडी में भी माइक्रो प्लास्टिक्स डिटेक्ट हो रहा है। इज इट क्लियर? ठीक है, तो ध्यान रखिएगा, GHGs आर इमिटेड एट ईच स्टेज ऑफ द प्लास्टिक लाइफ साइकिल। प्लास्टिक लाइफ साइकिल के हर एक स्टेज पे GHGs एमिट होता है। ठीक है, और इसीलिए बोला जाता है प्लास्टिक में खाना नहीं खाना चाहिए, क्योंकि माइक्रो प्लास्टिक आपकी बॉडी में दिन रात घुस रहे हैं, इसके कारण भी आपका कैंसर, टेराटोजेनिसिटी और कई सारी चीजें आती हैं। ठीक है, रिकमेंडेशन क्या दी है नीति आयोग ने, जरा देखिए, स्ट्रेंथनिंग वेस्ट मिनिमाइजेशन थ्रू एक्सटेंडेड प्रोड्यूसर रिस्पॉन्सिबिलिटी। जो प्रोड्यूस कर रहा है वही कलेक्ट करे, साफ सी बात है ना। तो ये एक्सटेंडेड प्रोड्यूसर कैपेबिलिटी मतलब रिस्पॉन्सिबिलिटी के थ्रू रूल बनाया गया है। प्रॉपर लेबलिंग एंड कलेक्शन ऑफ बायोडिग्रेडेबल प्लास्टिक्स, तो आपको लेबल करना है प्रॉपरली बायोडिग्रेडेबल प्लास्टिक्स को, उसको कलेक्ट करना है। इनहेंस ट्रांसपेरेंसी इन डिस्क्लोजिंग वेस्ट जनरेशन, कलेक्शन, रिसाइकलिंग और साइंटिफिक डिस्पोजल। अवॉइडिंग ग्रीन वॉशिंग ऑफ कंपोस्टेबल, ध्यान रखना कंपोस्टेबल को ग्रीन वॉश मत करो। ये मत कह दो भैया कि मतलब ये तो ग्रीन है क्योंकि ये बहुत आराम से डिग्रेड हो जाता है, नहीं, आपने कितना पॉल्यूशन किया है वो भी बताइए आप। ठीक है, ग्रीन वॉशिंग इज द प्रैक्टिस। देखो दोस्तों, इस पे सवाल भी आया था अभी रिसेंटली प्रीलिम्स में, सवाल आया था ग्रीन वॉशिंग क्या है। ठीक है, इट इज द प्रैक्टिस ऑफ प्रोवाइडिंग मिसलीडिंग इन्फॉर्मेशन अबाउट ए कंपनीज प्रोडक्ट एज एनवायरमेंटली साउंड। ध्यान रखिएगा, आपने कोई भी इन्वायरमेंटली साउंड टेक्नोलॉजी का बहुत माइनर यूज किया है और आप उसको फालतू में लेबल कर रहे हैं कि भाई ये तो इन्वायरमेंटल फ्रेंडली है। इंकरेजिंग R&D एंड इंसेंटिवाइजिंग द मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर, तो ये बिल्कुल सिंपल सा है बात है कि रिपोर्ट क्या कहती है। इसके अलावा बायोप्लास्टिक्स के बारे में ध्यान रखिए, बायोप्लास्टिक्स की अगर मैं बात करता हूँ, तो मटेरियल्स दैट आर आइदर बायोसोर्स और बायोडिग्रेडेबल और बोथ आर मेड फ्रॉम रिन्यूएबल बायोमास रिसोर्सेज। ध्यान रखिए, बायोप्लास्टिक क्या होता है, बेसिकली बायोसोर्स होता है, बायोडिग्रेडेबल होता है, ये दोनों ही होता है, या तो जानवरों से बनेगा, ठीक है, किसी प्रोडक्ट से, और बायोडिग्रेडेबल हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। तो ध्यान रखना, ये जो चीज है ये बायोप्लास्टिक कहलाती है। ठीक है, बायोडिग्रेडेबल प्लास्टिक्स आर प्लास्टिक्स which undergo complete degradation by biological processes has adverse environmental impacts। ठीक है, लेस एडवर्स होता है ना, ध्यान रखना, ये प्लास्टिक है लेकिन कंप्लीटली डिग्रेड हो जाएगा बायोलॉजिकल प्रोसेस से और इसके कम एडवर्स एनवायरमेंटल इंपैक्ट पड़ते हैं। ठीक है, कंपोस्टेबल प्लास्टिक्स अंडरगो डिग्रेडेशन बाय बायोलॉजिकल प्रोसेसेस। ध्यान रखिएगा, कंपोस्टेबल प्लास्टिक जो होता है ये डिग्रेडेशन लेता है बायोलॉजिकल प्रोसेसेस से during composting to yield CO2, inorganic compounds and biomass at consistent rate, excluding conventional petro-based plastics। ध्यान रखना, पेट्रो-बेस्ड प्लास्टिक कन्वेंशनल जो होता है इसको हटा करके आप इस तरह से काम कर सकते हैं। देखो, इसके अलावा ऑक्सो डिग्रेडेबल प्लास्टिक्स आर कन्वेंशनल प्लास्टिक्स
जो ऑक्सोडिग्रेडेबल प्लास्टिक्स हैं, ये कन्वेंशनल प्लास्टिक होते हैं विच इंक्लूड एन एडिटिव टू हेल्प देम ब्रेक डाउन इनटू स्मॉलर फ्रैगमेंट, छोटे छोटे टुकड़ों में इसको तोड़ देता है ना, विच कुड लीड टू माइक्रो प्लास्टिक लीकेज इन द एनवायरमेंट। तो देखो ऑक्सोडिग्रेडेबल प्लास्टिक भी आता था, कन्वेंशनल प्लास्टिक ही होता था, लेकिन उसको ना छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ देते थे, तो पीपल वर थिंकिंग भाई तो डिकम्पोज हो गया, बट एक्चुअली वो डिकम्पोज नहीं हुआ है दोस्तों, ध्यान रखना, वो डिकम्पोज नहीं हुआ है, छोटे छोटे टुकड़ों में टूट गया है, और इसके कारण अब क्या हो रहा है, माइक्रो प्लास्टिक प्रॉब्लम आ रही है। अब वो जो प्लास्टिक बड़ा सा आपको दिख रहा था, जो शायद कुछ जानवरों में चोकिंग कर रहा था, अब उनकी बॉडी के अंदर जाकर के अलग अलग हिस्सों में जाकर के चोकिंग कर रहा है। इज इट क्लियर? प्लीज इस चीज का ख्याल रखिएगा, बहुत डिफिकल्ट हो गया है माइक्रो प्लास्टिक के मीनेज से लड़ना, ठीक है। फिर है पीएम इनॉग्रेट्स डिजिटल इंडिया वीक 2022 इन गांधीनगर। गांधीनगर में डिजिटल इंडिया वीक 2022 इनॉग्रेट हुआ है, प्राइम मिनिस्टर जी ने इनॉग्रेट किया है। कैटलाइजिंग इंडिया न्यू इंडिया टेकेड, ध्यान रखना इसका जो थीम है ये कई बार बैंकिंग एग्जाम्स के में आ जाता है, बैंकिंग एग्जाम्स में आ जाता है, कैटलाइजिंग न्यू इंडिया टेकेड, ठीक है। की इनिशिएटिव्स क्या क्या है, ये इंपॉर्टेंट है आपके यूपीएससी के हिसाब से। डिजिटल इंडिया भाषिणी इज अ, अब ऑप्शन देगा ट्रांसलेशन ऑफ ट्रांसलेशन ऑफ रीजनल इंग्लिश डॉक्यूमेंट्स, है ना, इंग्लिश डॉक्यूमेंट्स इनटू रीजनल वन, है ना, इनटू रीजनल वंस, ठीक है। इंग्लिश गवर्नमेंट ट्रांसलेशन ऑफ गवर्नमेंट इंग्लिश डॉक्यूमेंट्स, है ना, इनटू रीजनल वंस। बी दे देगा आपको टू टीच स्टूडेंट्स डिफरेंट लैंग्वेजेस, है ना, 3 डिफरेंट लैंग्वेजेस। सी सीधा से दे देगा नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग सिस्टम, नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग सिस्टम। तो ध्यान रखिएगा ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपको पता होना चाहिए कि कौन सी टेक्नोलॉजी कहाँ पे काम आ रही है। ध्यान रखिए डिजिटल इंडिया भाषिणी जो है एक एआई एंड नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग बेस्ड रिसोर्स है। इसका मतलब क्या है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेस्ड एंड नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग, जैसे मैं बोल रहा हूँ दोस्तों, ठीक है, तो मेरी एक नेचुरल लैंग्वेज है, समझना, मेरी एक नेचुरल लैंग्वेज है। एक साउथ इंडियन इसी चीज को बोलेगा, उसकी अपनी अलग इंग्लिश होगी, ही विल हैव हिज ओन टाइप ऑफ इंग्लिश। एक गुजराती बोलेगा, ही विल हैव हिज ओन एक्सेंट। तो ये ध्यान रखिए नेचुरल लैंग्वेज जो है ना, इसको प्रोसेस करने के रिसोर्सेज है जो कि एमएसएमई स्टार्टअप्स और इंडिविजुअल इनोवेटर को पब्लिक डोमेन में मिल जाएगा, ठीक है। तो इससे क्या होगा कि अगर मान लो आप किसी कारण से ट्रांसलेट करना चाहते हो, कुछ वॉइस ओवर करवाना चाहते हो किसी एक सर्टेन लैंग्वेज में, जैसे हो सकता है मुझे तो हिंदी आती है, मैं अपने लैंग्वेज को ट्रांसलेट करवाना चाहता हूँ तमिलियन में, है ना, सो दैट कि तमिल स्टूडेंट्स भी मेरे स्टूडेंट लेक्चर्स को देख पाए, ठीक है। तो बिल्कुल ध्यान रखिएगा ये चीजें आपको हेल्प करती हैं, ठीक है। डिजिटल इंडिया जेनेसिस, है ना, डिजिटल इंडिया जेनेसिस जेन नेक्स्ट सपोर्ट फॉर इनोवेटिव स्टार्टअप्स, ठीक है। तो ध्यान रखिए जेन नेक्स्ट सपोर्ट फॉर इनोवेटिव स्टार्टअप्स, ठीक है। ये क्या है, नेशनल डीप टेक स्टार्टअप प्लेटफॉर्म है। क्या है, नेशनल डीप टेक स्टार्टअप प्लेटफॉर्म है टू डिस्कवर सपोर्ट ग्रो एंड मेक सक्सेसफुल स्टार्टअप्स इन टीयर 2 टीयर 3 सिटीज। ध्यान रखिएगा जेनेसिस इज टारगेटिंग टीयर 2 एंड टीयर 3 सिटीज ओनली। अगर यहाँ टीयर 1 लिख दूंगा तो गलत हो जाएगा, प्लीज ये ध्यान रखिए, गलत हो जाएगा। ये बेहद इंपॉर्टेंट पॉइंट है जहां पे आपको फंसाया जा सकता है, प्लीज इस बात का ध्यान रखिएगा। इसके अलावा माई स्कीम भी लॉन्च की गई है, सर्विस डिस्कवरी प्लेटफॉर्म फैसिलिटेटिंग एक्सेस टू गवर्नमेंट स्कीम। ध्यान रखिएगा माई स्कीम में क्या है, गवर्नमेंट स्कीम्स जो भी चल रही हैं वो एक जगह पे आप एक प्लेटफॉर्म पे आप देख सकते हो। इसके अलावा मेरी पहचान भी है, नेशनल सिंगल साइन ऑन, ठीक है, NSSO। ध्यान रखिएगा नेशनल सिंगल साइन ऑन फॉर 1 सिटीजन लॉगिन, ध्यान रखिएगा फॉर 1 सिटीजन लॉगिन। अब ये क्या बोला है भाई, मेरी पहचान, इट इज अ यूजर ऑथेंटिकेशन सर्विस इन विच सिंगल सेट ऑफ क्रेडेंशियल्स प्रोवाइड एक्सेस टू मल्टीपल ऑनलाइन एप्लीकेशन और सर्विसेज। इज इट क्लियर? एक आप क्रेडेंशियल रखो, जैसे कि आप जीमेल में लॉगिन रखते हो, आप किसी भी वेबसाइट पे लॉगिन विथ गूगल कर सकते हो, लॉगिन विथ जीमेल कर सकते हो। तो प्लीज ये ध्यान रखिएगा इस तरह का आपको प्रोवाइड किया जा रहा है। एक सिटीजन लॉगिन से आप डिफरेंट गवर्नमेंट वेबसाइट्स पे लॉगिन करके अपना काम कर सकते हो, ठीक है। चिप्स टू स्टार्टअप C2S प्रोग्राम, कौन सा चिप्स टू स्टार्टअप प्रोग्राम चल रहा है, एम्स टू ट्रेन स्पेशलाइज्ड मैन पावर इन एरिया ऑफ डिजाइन ऑफ सेमीकंडक्टर चिप्स एट बैचलर मास्टर एंड रिसर्च लेवल। समझ में आ रही बात? ट्रेन करेंगे क्या चीज, स्पेशलाइजेशन में मैन पावर को बनाएंगे बैचलर मास्टर एंड रिसर्च लेवल पे सेमीकंडक्टर चिप्स में दोस्तों। क्यों? क्योंकि सेमीकंडक्टर टेक्नोलॉजी एक ऐसी टेक्नोलॉजी है जहां पे हम लोग थोड़ा सा भी लैग कर रहे हैं। ये मैक्सिमम हमारे यहाँ रिसर्च चलती है। अब देखो लिक्विड सिलिकॉन की टेक्नोलॉजी कहीं ना कहीं हमने डेवलप की, लेकिन फिर भी लीडर कौन है, ये चाइना लीडर है, चाइना लीडर है। प्लीज ये ध्यान रखिएगा
सेमीकंडक्टर्स में हमें बेटर से बेटर करना है। आज की डेट में 5 नैनोमीटर चिप भी आने लग गई है, ध्यान रखिएगा। इंडिया आज भी 7 to 10 पे अटका हुआ है, 7 to 10 नैनोमीटर पे अटका हुआ है। इंडिया में आज भी 10 नैनोमीटर की ही फैसिलिटी है। इज इट क्लियर? तो प्लीज ये ध्यान रखिएगा कि वर्ल्ड बहुत आगे बढ़ चुका है, हमें भी कैचअप करना है, और फॉर दैट वी नीड टेक्निकल रिसोर्सेज सो दैट वी कैन डू बेटर। ठीक है। इंडिया स्टैक ग्लोबल, इंडिया स्टैक ग्लोबल, इट इज अ ग्लोबल रिपोजिटरी ऑफ द की प्रोजेक्ट्स implemented under India Stack like Aadhaar, UPI, DigiLocker, Cowen, vaccination platform, government e-marketplace, Diksha platform and आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन। ठीक है, डिजिटल हेल्थ मिशन। तो ये सारी जगह पे चलाया गया है। इसके अलावा अबाउट डिजिटल इंडिया प्रोग्राम लॉन्च इन 2015 में इसको लॉन्च किया गया था। प्रोग्राम हैज इनेबल्ड सेवरल इंपॉर्टेंट गवर्नमेंट स्कीम सच एज भारत नेट, मेक इन इंडिया, स्टार्टअप इंडिया, स्टैंड अप इंडिया, इंडस्ट्रियल कॉरिडोर्स एटसेट्रा एटसेट्रा। ठीक है। विजन एरियाज क्या है? डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर एज यूटिलिटी टू एवरी सिटीजन। ध्यान रखिएगा, इसका विजन क्या है कि हर एक सिटीजन को आप इंफ्रास्ट्रक्चर दो, डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर दो। ठीक है। गवर्नेंस एंड सर्विसेज ऑन डिमांड, ठीक, गवर्नेंस और सर्विसेज ऑन डिमांड दो, डिजिटल एम्पावरमेंट ऑफ सिटीजन्स करो। ठीक है। इसके अलावा दोस्तों ध्यान रखना, डिजिटल इंडिया, आई होप आपको बेसिक समझ में आ गया है, यूजेज समझ में आ गया, आई होप क्रिस्टल क्लियर है सारी चीजें। ठीक है, कि क्या है क्या नहीं है, कब लॉन्च हुआ था। ध्यान रखना, यूपीपीएससी भी एग्जाम आने वाले हैं दोस्तों। ठीक है, यूपीपीएससी, बीपीएससी, वहां पे कई बार ना ये डेट पूछ लेते हैं, डिजिटल इंडिया हैज कंप्लीटेड हाउ मेनी ईयर्स। तो देखो अभी के हिसाब से 7 साल इसको पूरे हो रहे हैं, 7 साल पूरे हो रहे हैं अगर अभी आज की डेट में बोलूँ तो। ठीक है, ध्यान रखना, भारत नेट, ठीक है, 7 साल पूरे होने वाले हैं। ठीक है, तो मेक इन इंडिया, स्टार्टअप इंडिया, ये सारी चीजें हमने उसमें करी है। ठीक है, क्लियर है, क्रिस्टल क्लियर है, आई होप सो। ठीक है, चलिए जी आगे देखते हैं जरा सा। तो विजन एरिया की अगर मैं बात करता हूँ, डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर एज यूटिलिटी टू एवरी सिटीजन, गवर्नेंस एंड, समझ में आ गई बात, ये सारी चीजें क्लियर है ना। अब देखो लार्ज हेड्रॉन कोलाइडर है, कौन सा? लार्ज हेड्रॉन कोलाइडर, लार्ज हेड्रॉन कोलाइडर है। ये क्या बोला है भाई? तो आपको पता है कि स्विस, फ्रांस, स्विट्जरलैंड फ्रांस के बॉर्डर पे हमने एक बहुत बड़ी सी रिंग स्टैब्लिश की है, बहुत बड़ी सी रिंग स्टैब्लिश की है, जिसमें सब एटॉमिक पार्टिकल्स को आपस में से लड़वाया जाता है, सब एटॉमिक पार्टिकल्स को आपस में लड़वाया जाता है, ध्यान रखिएगा। और इसके कारण पहले प्रेडिक्शन था कि एक ब्लैक होल भी क्रिएट हो सकता है। लार्ज हेड्रॉन कोलाइडर, जिसको नहीं पता दोस्तों, प्लीज डू सर्च अबाउट CERN, ठीक है, CERN, CERN एक्सपेरिमेंट। और यहाँ पे अगर आप बाहर देखेंगे तो एक नटराज जी की मूर्ति भी रखी गई है, हमारे जो नटराज हैं भगवान शिव जी की मूर्ति भी रखी गई है, ध्यान रखिएगा, नटराज की मूर्ति भी उन्होंने स्टैब्लिश की हुई है। ठीक है, ध्यान रखिए, वर्ल्ड्स मोस्ट पावरफुल पार्टिकल कोलाइडर LHC has begun smashing protons into each other at unprecedented levels of energy beginning 5th of July. It is expected to throw up evidence of new physics beyond the standard model of particle physics, ठीक है, which explains how basic building blocks of matter interact, governed by 4 fundamental forces। ठीक है, ध्यान रखिएगा, न्यू फिजिक्स की बात चल रही है, जो कि स्टैंडर्ड मॉडल ऑफ पार्टिकल फिजिक्स के बारे में है। ठीक है, आई होप आपको एक क्रिस्टल क्लियर है कि स्टैंडर्ड मॉडल ऑफ फिजिक्स में कई सारे फ्लॉज हैं। पहली चीज, ये ग्रेविटॉन्स की खोज, मतलब ग्रेविटी को अपने आप में अमेलगेमेट नहीं कर पाता है, ग्रेविटी को अभी तक अमेलगेमेट नहीं कर पाया। दूसरी चीज, हिग्स बोसॉन पार्टिकल को भी उस हिसाब से एक्सप्लेन नहीं कर पाया। इसके अलावा पार्टिकल जू की एक डिस्कवरी हुई थी, अभी थोड़ा देर बताऊंगा, पार्टिकल जू की डिस्कवरी हुई थी। तो ये सारे के सारे मतलब LHCb में, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा, इसके कारण, इन सब के कारण आपका जो अभी का स्टैंडर्ड मॉडल ऑफ फिजिक्स है उसमें कमियां हैं, और अब जो न्यू फिजिक्स आएगी, नई फिजिक्स आएगी, वो हो सकता है बेटर तरीके से काम कर पाए। ठीक है, तो ध्यान रखिए, ये रहा आपका फ्रैंको स्विस बॉर्डर, जहां पे हमने LHCb जमीन के अंदर गाड़ रखा है, आप देख सकते हैं यहाँ पे। इसमें कई सारे एरियाज हैं, फॉर एग्जांपल LHCb, एटलस, CMS एंड एलिस, है ना। तो ध्यान रखना, ये 4 एरियाज हैं, ऑब्जर्वेटरीज हैं, जो कि अलग अलग चीजें खोज रही हैं, डिस्कवर कर रही हैं। ठीक है, अ जायंट कॉम्प्लेक्स मशीन बिल्ट टू स्टडी पार्टिकल्स दैट आर स्मॉलेस्ट नोन बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ ऑल द थिंग्स। ध्यान रखना दोस्तों, इसका पूरा मैं बेसिक्स जो है कवर अप करवाऊंगा। ठीक है, स्टैंडर्ड मॉडल ऑफ फिजिक्स जो है, बेसिक्स जो लेक्चर लूंगा बेसिक्स के लिए, उसमें सब चीज रहेगी। बट अभी के लिए आप करंट अफेयर के हिसाब से समझ लो कि एक बहुत बड़ा सा ऐसा टनल सा खुदा हुआ है, जिसमें बहुत सारे इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन जो है, उनको खूब तेजी से लाइट की स्पीड पे रोटेट करवाया जाता है, और उसके बाद उनको टक्कर करवाई जाती है। जब टक्कर करवाई जाती है, इट क्रिएट स्मॉल इवेंट्स लाइक बिग बैंग के समय जैसा इन्वायरमेंट था वैसा, मतलब हालांकि वो बहुत अलग एक्सट्रीम इन्वायरमेंट था, बट स्टिल कुछ हद तक माइक्रोन लेवल पे वैसे कुछ इंस्ट्रूमेंट्स क्रिएट होते हैं, एंड दे डू हेल्प अस। ठीक है, 27 किलोमीटर लॉन्ग ट्रैक लूप बरीड 100 मीटर डीप अंडरग्राउंड ऑन स्विस फ्रेंच बॉर्डर। ठीक है, इट फायर्स 2 बीम्स ऑफ प्रोटॉन ऑलमोस्ट एट द लाइट
speed and an opposite direction inside a ring of superconducting electromagnets. The magnetic field created by superconducting electromagnets keeps the proton in tight beam and guides to finally collide. ध्यान रखना, हेड ऑन कोलिजन करवाया जाता है तो फिर जो उसके सब एटॉमिक पार्टिकल्स हैं वो निकल करके आते हैं, हमें समझ में आता है कि वहाँ क्या चल रहा है, ठीक है। The particles are so tiny that the task of making them collide is akin to firing two needles 10 kilometer apart with such precision that they may meet halfway. ध्यान रखना, दो निडल्स को 10 किलोमीटर दूर से आप इस तरह से फेंको कि ये दोनों जा करके एकदम एक दूसरे सिर टू सिर में टकराएं। इतना प्रिसीजन है, सोचो दोस्तों, इतना प्रिसीजन है, ठीक है। Since the LHC's powerful electromagnet carry almost as much current as bolt of lightning, they must be kept chilled. ध्यान रखना, जो लाइटनिंग, जो बिजली गिरती है तो उसमें जितना मतलब बिजली होता है उतना ज्यादा बिजली ये कवर अप करते हैं, खाते हैं, और इसीलिए इनको चिल करना पड़ता है, बहुत ज्यादा ठंडा रखना पड़ता है। और शुरू में अगर आपने कभी LHC का देखा हो, उस समय प्रॉब्लम ही यही आ रही थी, ओवर हीटिंग के कारण ये बार बार बंद हो रहे थे, ठीक है। इट यूजेस लिक्विड हीलियम टू कीप इट्स कंपोनेंट अल्ट्रा कोल्ड एट 271.3 डिग्री सेल्सियस। ध्यान रखिए, लिक्विड हीलियम को यूज करा जाता है -271.3 डिग्री सेल्सियस, माइनस है, ध्यान रखना, निगेटिव में है ये, ठीक है। यहाँ पे माइनस यहाँ पे आ गया है तो प्लीज ध्यान रखना माइनस में है, ठीक है। समझ आई बात, इतना कम टेम्परेचर पे इसको रखा जाता है। अब देखिए अचीवमेंट्स की अगर मैं बात करता हूँ, इसी LHC ने गॉड पार्टिकल को खोजा, ठीक है, पहली बार LHC ने खोजा था। पीटर हिग्स एंड फ्रैंकोइस एरेंगर्ट, है ना, तो हिग्स बोसॉन इन्हीं दोनों के नाम पे रखा गया था। इन दोनों को ही नोबेल प्राइज मिला था 2013 में, ध्यान रखना, क्योंकि इन्होंने गॉड पार्टिकल और हिग्स बोसॉन की परिकल्पना की थी। हिग्स बोसॉन करता क्या है, आप ये समझिएगा कि जिस भी चीज के साथ जुड़ेगा उसको मास दे देगा, उसको वजन दे देगा। इसी के कारण कहीं ना कहीं ग्रेविटी आती है, ध्यान रखिए, इसी कारण कहीं ना कहीं ग्रेविटी आती है बाद में, बट दिस इज नॉट ग्रेविटॉन, अगेन दिस इज नॉट ग्रेविटॉन, दिस इज हिग्स बोसॉन, गॉड्स पार्टिकल, जो कि मास देते हैं। अब मास के कारण ग्रेविटी आती है, ये ध्यान रखना, ठीक है। ध्यान रखिए, फील्ड दैट गिव्स मास टू अदर फंडामेंटल पार्टिकल्स सच एज इलेक्ट्रॉन्स एंड क्वार्क्स, न्यू फिजिक्स बियॉन्ड स्टैंडर्ड मॉडल। ध्यान रखिए, स्टैंडर्ड मॉडल के बियॉन्ड न्यू फिजिक्स की हम बात कर रहे हैं अब, ठीक है। फर्दर द अंडरस्टैंडिंग डार्क मैटर, ध्यान रखिएगा, इसमें डार्क मैटर भी की अंडरस्टैंडिंग हमें समझ में आएगी। डार्क मैटर क्या है, कैसे परफॉर्म करता है, क्यों परफॉर्म करता है। अभी तक जो प्रॉब्लम आ रही है, डार्क मैटर जो है हार्ड टू डिटेक्ट है। ध्यान रखिए, यूनिवर्स जो है वो 3-4 चीजों से बना है। पहली चीज तो देखो एंटी मैटर होता है। एंटी मैटर जब हमारा बिग बैंग थ्योरी हुई, उसके विद इन फ्यू फ्रैक्शन ऑफ सेकंड ये इवेपोरेट कर गया, गायब हो गया, नो वन नोज कहाँ गया, है ना, बट ये गायब हो गया, ठीक है। डार्क एनर्जी उसके बाद बची। डार्क एनर्जी आज भी मोर अप्रोक्सीमेटली 60-65% हमारा बनाती है। हमारे यूनिवर्स का 60 to 65% डार्क एनर्जी है, और यही रिस्पॉन्सिबल है एक्सपेंशन के लिए। इसको डिटेक्ट नहीं किया जा सकता, ध्यान रखना, लेकिन फिर भी एनर्जी है तो ये एक्सपैंड करवाएगी, ठीक है। ये भी ध्यान रखना, यूपीएससी का क्वेश्चन है डार्क एनर्जी एंड डार्क मैटर के बारे में, ठीक है। डार्क मैटर अप्रोक्सीमेटली 35% है, 30 to 35% है, और डार्क मैटर जो है वो अट्रैक्शन के लिए जिम्मेदार है, ध्यान रखिएगा, लेकिन ये मात्रा में कम है, इसीलिए ओवरऑल हमारा यूनिवर्स एक्सपैंड कर रहा है। प्लीज ये ध्यान रखिएगा, ये भी नॉन इंटरैक्टिव है, कन्वेंशनल मॉडल ऑफ फिजिक्स इसको नहीं ढूंढ सकते, नहीं ढूंढ पा रहे हैं। जो कन्वेंशनल मैटर है हमारे चारों तरफ, इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन, प्रोटॉन, फोटॉन, बोसॉन, है ना, ये सब जो है ये मात्र 5% है, मात्र 5% जो है आप वर्ल्ड को देख पा रहे हो, समझ पा रहे हो, जान पा रहे हो, ठीक है। It makes up most of the universe, but is completely invisible as it does not absorb, reflect or emit light, ठीक है। डार्क मैटर है, बहुत डिफिकल्ट होता है डिटेक्ट करने में, और मोस्ट ऑफ द यूनिवर्स बनाता है हमारा, और कंप्लीटली इनविजिबल है, क्योंकि ये ना एब्जॉर्ब करता है, ना रिफ्लेक्ट करता है, ना एमिट करता है लाइट को, ठीक है। एक्सोटिक सब एटॉमिक पार्टिकल्स डिस्कवर्ड लार्ज हैड्रॉन कोलाइडर ब्यूटी एक्सपेरिमेंट, ध्यान रखिएगा, अब एक और नया पार्टिकल मिला था लार्ज हैड्रॉन ब्यूटी एक्सपेरिमेंट में, इसको हम नाम दिया था पार्टिकल जू। क्या नाम दिया था? पार्टिकल जू, क्योंकि इस तरह का पार्टिकल कभी हमने देखा ही नहीं था, है ना, तो इसको चिड़ियाघर के नाम पे दे दिया पार्टिकल जू, है ना। एंड ऑब्जर्व 3 न्यू पार्टिकल्स एट यूरोपियन ऑर्गेनाइजेशन फॉर न्यूक्लियर रिसर्च, ठीक है। तो ध्यान रखिए, सर्न जो है, सर्न का फुल फॉर्म एक तरह से इंग्लिश में अगर ट्रांसलेट करेंगे दैट विल बिकम यूरोपियन ऑर्गेनाइजेशन फॉर न्यूक्लियर रिसर्च। पेंटाक्वार्क एंड फर्स्ट एवर पेयर ऑफ टेट्राक्वार्क, ये भी देखे गए हैं, आर 3 मेंबर्स ऑफ टू लिस्ट न्यू हैड्रॉन्स, है ना। तो न्यू हैड्रॉन्स जो हैं इसमें 3 मेंबर और जोड़े गए हैं, पेंटाक्वार्क एंड पहली बार टेट्राक्वार्क देखा गया था। They help physicists better understand how quarks bind together in complete physics. I can totally understand, कुछ लोगों को quarks समझ में नहीं आ रहा है, अभी के लिए बस ये समझ लीजिए, quarks, boson and leptons, है ना, ये सब जो होते हैं 3-4 बेसिक कैटेगरीज हैं फंडामेंटल पार्टिकल्स, ठीक है, फंडामेंटल पार्टिकल्स की, ठीक है। तो सब एटॉमिक पार्टिकल्स होते हैं जिससे न्यूट्रॉन, प्रोटॉन भी आपस में बनते हैं, ठीक है।
क्वार्क्स जो होते हैं आर एलिमेंट्री पार्टिकल्स दैट यूजुअली कंबाइन इन ग्रुप्स ऑफ 2 or 3 टू फॉर्म hadrons such as proton and neutron make up an atomic nuclei. They can also combine into 4 quark 5 quark particle called tetraquark and pentaquark. I hope ये क्लियर हो गया आपको, ठीक है। ये क्या है बेसिकली, क्वार्क्स क्या है, 2 या 3 मिलकर के आपस में hadron बनाते हैं such as proton and neutrons, ठीक है, समझ आई बात ना। ओके अब देखिए दोस्तों, स्पेस सस्टेनेबिलिटी की बात करते हैं, स्पेस सस्टेनेबिलिटी की बात करते हैं। इसके अबाउट में देखोगे तो इट इज एबिलिटी ऑफ ऑल ह्यूमैनिटी टू कंटिन्यू टू यूज आउटर स्पेस फॉर पीसफुल पर्पस एंड सोशियो इकोनॉमिक। अब ये न्यूज में क्यों था, क्योंकि देखो यूएस के एक पर्सन ने एलिज किया कि भैया चाइना इज थिंकिंग ऑफ मून कॉलोनाइजेशन, चाइना जो है मून कॉलोनाइजेशन की सोच रहा है एंड दे विल स्टार्ट माइनिंग मून वेरी सून, बहुत जल्दी माइन करना चालू कर देंगे, ठीक है। चाइना ने इसकी वजह में ये नहीं कहा कि नो वी डोंट हैव एनी सच प्लान्स, वी वोंट मोनोपोलाइज दिस थिंग, है ना। बट चाइना से कि भाई यूएस क्या करता है, यूएस ने क्या किया आज तक, ये देखो यूएस शिफ्टेड द ब्लेम टू चाइना शिफ्टेड द ब्लेम टू यूएस, है ना। चाइना ने ये नहीं कहा कि नहीं हमारे ऐसे प्लान नहीं है, वी हैव नॉट थॉट एनीथिंग लाइक दैट, है ना, कि हम कॉलोनाइज नहीं करेंगे मून को या कॉलोनाइज करेंगे, बट उसने ब्लेम यूएस पे डाल दिया कि यूएस हैज डन सो फार, कि ये चीजें यूएस करता है और यूएस दूसरे देशों को आगे नहीं आने देना चाहता है। तो देखिए इसी से बहस छिड़ती है स्पेस सस्टेनेबिलिटी की, टू रिड्यूस ऑर्बिटल क्राउडिंग कोलिजन रिस्क। देखो एक और चीज मैं बताऊं, कोलिजन होता है, ऑर्बिटल क्राउडिंग होती है, तो स्पेस डेब्री बढ़ता है, ठीक है, स्पेस डेब्री। और एक इससे रिलेटेड सिंड्रोम है जिसका नाम स्टार्ट होता है के से, है ना, के से। कैन यू कमेंट इन द कमेंट बॉक्स, मैंने कई बार इसका नाम बताया है, के से स्टार्ट होता है, ये भी एक साइंटिस्ट का नाम है, केस्लर, सॉरी मैंने नाम ही नहीं दे दिया, ठीक है, आई एम रियली सॉरी, मैंने जल्दी में धोखे में नाम दिया, केस्लर सिंड्रोम है, ध्यान रखना, केस्लर सिंड्रोम, ठीक है। इंक्रीज्ड स्पेस मिशन ड्यू टू इमरजेंसी ऑफ प्राइवेट स्पेस प्लेयर्स, ध्यान रखना स्पेस मिशन भी बढ़ते चले जा रहे हैं, दैट विल क्रिएट अ बिग ट्रबल, बिग प्रॉब्लम ऑफ मीनेस ऑफ स्पेस वेस्ट, और इतना ज्यादा स्पेस डेब्री बढ़ जाएगा कि हमारा बाहर जाना तक पॉसिबल नहीं हो पाएगा, ठीक है। अब इनिशिएटिव क्या लिए गए हैं सस्टेनेबल आउटर स्पेस यूज के लिए, यूएन कमिटी ऑन पीसफुल यूजेज ऑफ आउटर स्पेस एडॉप्टेड वॉलंटरीली नॉन बाइंडिंग गाइडलाइंस इन 2019, ध्यान रखना यूएन कमिटी ऑन पीसफुल यूजेज ऑफ आउटर स्पेस ने वॉलंटरी नॉन बाइंडिंग गाइडलाइंस इशू की है। तो अब ऑब्वियस सी बात है चाइना को क्या फर्क पड़ता है, वॉलंटरी है तो हम वॉलंटरी करते ही नहीं इसके लिए। यूके प्लान्स फॉर एन एस्ट्रोकार्टा जैसे मैग्ना कार्टा है ना इकोनॉमिक्स पॉलिटिकल के लिए, है ना, मैग्ना कार्टा डेमोक्रेसी के लिए कहा जाता है, ठीक है। उसी तरह से इन्होंने एस्ट्रोकार्टा की बात की है, बेस्ड ऑन आर्टेमिस अकॉर्ड जो नासा ने लीड किया है ना, नासा लेड ग्लोबल एग्रीमेंट फॉर लूनर एक्सप्लोरेशन एंड पेम, ठीक है। इसरो का भी प्रोजेक्ट है नेत्रा, जो कि आपका स्पेस डेब्री को मॉनिटर करता है और उसके हमारे स्पेस एसेट्स को बचाता है। तो प्लीज इन चीजों का ध्यान रखिएगा आउटर स्पेस से रिलेटेड, ठीक है। अब इसके आगे आते हैं तिहान टेक्नोलॉजी इनोवेशन हब ऑन ऑटोनॉमस नेविगेशन, ठीक है। तो ध्यान रखिए तिहान क्या चीज है, ध्यान रखिए। अबाउट की अगर बात करता हूं तो इंडिया फर्स्ट ऑटोनॉमस नेविगेशन फैसिलिटी फॉर बोथ ग्राउंड एंड एरियल व्हीकल टेस्टिंग वाज इनॉग्रेटेड एट आईटी हैदराबाद। ध्यान रखना इंडिया का पहला ऑटोनॉमस नेविगेशन फैसिलिटी जो है ये ग्राउंड एंड एरियल व्हीकल टेस्टिंग के लिए हैदराबाद में, आईटी हैदराबाद में इसको इनॉग्रेट किया गया है, ठीक है। ये मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक लेड प्रोग्राम है। इट इज अ मल्टीडिसिप्लिनरी इनिशिएटिव टू मेक इंडिया ए ग्लोबल प्लेयर इन फ्यूचरिस्टिक एंड नेक्स्ट जनरेशन स्मार्ट मोबिलिटी टेक्नोलॉजी। ध्यान रखिएगा इससे होगा क्या कि जैसे फ्यूचर में हम बोल रहे हैं पॉड बेस्ड सिस्टम लगाएंगे, छोटे छोटे ट्रेन बेस्ड सिस्टम लगाएंगे, है ना। तो इसमें जो भी सिस्टम्स हैं, जो भी स्मार्ट मोबिलिटी है, ड्रोन बेस्ड सिस्टम्स लगाएंगे ट्रांसपोर्ट कम्यूट करने के लिए। आज की डेट में बैंगलोर में सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है, बैंगलोर में ट्रैफिक सबसे बड़ी प्रॉब्लम है दोस्तों, ट्रैफिक। ध्यान रखना छोटी छोटी डिस्टेंसेस के लिए आपको 2-2, 3-3 घंटे के लिए ट्रैफिक में फंसना पड़ता है, एंड दैट इज वेरी पैथेटिक सिचुएशन। सोचो हेलीकॉप्टर तक चलाने की बात चल रही जा रही है बैंगलोर में, तो ऑब्वियस सी बात है जब ऐसे स्मार्ट मोबिलिटी टेक्नोलॉजीज पे काम होगा तो हेलीकॉप्टर जैसे कॉस्टली इक्विपमेंट्स की जरूरत नहीं पड़ेगी, आप सस्ते में भी काम कर पाएंगे, ठीक है। तिहान की बात करूं, विल प्रोवाइड इंडस्ट्रीज रिसर्च एंड डेवलपमेंट लैब्स एंड एकेडमिशिया प्लेटफॉर्म टू रिसर्च इन ऑटोनॉमस नेविगेशन। Tihan is one of the 25 technology innovation hubs under national mission on interdisciplinary cyber physical systems। ध्यान रखिए साइबर फिजिकल सिस्टम्स का जो इंटरडिसिप्लिनरी मिशन है उसमें 25 टेक्नोलॉजी इनोवेशन में से एक हब है तिहान का, ठीक है। तो प्लीज ये ध्यान रखिए आईआईटी हैदराबाद में है, ठीक है, आईआईटी हैदराबाद में इसको सेटअप किया गया है, ठीक है। ऑटोनॉमस नेविगेशन फैसिलिटी दी गई है। इसके बाद आता है दोस्तों रेयर अर्थ मिनरल्स। दोस्तों इस पे भी ध्यान रखिएगा, मेंस में सवाल आ चुका है एंड इवन प्रीलिम्स में भी। अगर आपको पता हो
तो इसमें स्कैंडिनेवियन है ना, स्कैंडियम है ना, स्कैंडियम एंड लिथियम लैंथेनॉइड सीरीज, लैंथेनॉइड सीरीज है ना, लैंथेनॉइड सीरीज, ये दो सीरीज जो होते हैं है ना, यूट्रियम, स्कैंडियम, यूट्रियम एंड लैंथेनॉइड सीरीज, ये जो है ये रेयर अर्थ मिनरल कहलाते हैं। ध्यान रखिएगा, इस तरह की गलती मत कीजिए, रेयर अर्थ मिनरल मतलब कोई भी हैवी मेटल उठा के डाल दिया, नहीं, स्कैंडिनियम है ना, स्कैंडियम, ठीक है, लिथियम एंड आपका लैंथेनॉइड, ठीक है, तो ध्यान रखना, ठीक है, स्कैंडियम, यूट्रियम एंड लैंथेनॉइड है ना, तो लैंथेनॉइड प्लीज ध्यान रखना, ये रेयर अर्थ मिनरल बनाते हैं और इसमें सबसे बड़ी मोनोपोली जो है चाइना की है। ध्यान रखिए चाइना, बट ऐसा नहीं है केवल चाइना है, बहुत सारे देश और भी हैं जो इमर्ज हो रहे हैं, ठीक है, तो प्लीज इस चीज का ध्यान रखेंगे आप लोग कि ये जो देश है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और रेयर अर्थ मिनरल का यूजेज कहाँ कहाँ पड़ता है, तो ये बात समझिएगा, यूजेज इसका दोस्तों हर फील्ड में है, यू नेम इट एंड वी हैव इट, ठीक है। तो पेट्रोलियम में जैसे अगर हम बात करें तो पेट्रोलियम रिफाइनिंग में से यूज होता है, कैटलिस्ट में यूज होता है, केमिकल प्रोसेसिंग में यूज होता है, इसके अलावा आप देखें कंप्यूटर्स में, सेमीकंडक्टर्स में, स्टील एडिटिव्स के तौर पे इसका यूज किया जाता है, हाइब्रिड व्हीकल जब बनाओगे तो उसमें यूज किया जाएगा, ऑप्टिकल ग्लासेस में इसका यूज किया जाता है, सैटेलाइट एंड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक क्लीन एनर्जी में यूज किया जाता है, स्क्रीन डिस्प्ले, जो हमारे स्क्रीन डिस्प्ले चल रहा है, क्लीन एनर्जी है, इन सब पे भी यूज होता है, साथ साथ वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट में भी इसका काफी ज्यादा यूजेज है। तो प्लीज ये ध्यान रखिएगा, ऑलमोस्ट हर फील्ड में रेयर अर्थ मिनरल का यूजेज है और इसकी मोस्ट ऑफ द जो क्या कहते हैं मोनोपोली है वो किसके पास है, चाइना के पास है। चाइना में रेयर अर्थ मिनरल भले कम हो बट ये प्रोसेसिंग टेक्नोलॉजी का बादशाह है। तो ध्यान रखना 80% ऑफ रेयर अर्थ मिनरल्स इंपोर्ट इज टू चाइना एंड चाइना की मर्जी फिर बन जाती है कि भैया वो किसको अलाउ करे किसको ना अलाउ करे। तो इंडिया एंड ऑस्ट्रेलिया जो है ये स्ट्रेंथन करेंगे कोऑपरेशन ज्वाइंट प्रोजेक्ट्स के ऊपर ताकि REM जैसे कि लिथियम एंड कोबाल्ट इनको भी बेटर तरीके से हम प्रोसेस कर पाए, ठीक है। REMs a set of metallic elements, ध्यान रखना ये डिफाइन कैसे करोगे, set of metallic elements are actually more abundant than their name suggests but extracting, processing and refining are tricky। ध्यान रखना खूब abundant है दोस्तों, खूब abundant है, बट प्रॉब्लम क्या आती है, इनको एक्सट्रैक्ट कैसे करें, प्रोसेस कैसे करें और रिफाइन कैसे करें, तो बस ये ट्रिकी है, ध्यान रखना यही डिफिनीशन भी है, ठीक है। अब देखो आर्यभट्ट, आर्यभट्ट जी कौन थे दोस्तों, बहुत बड़े एस्ट्रोनॉमर हुए हैं इंडिया के आर्यभट्ट, ठीक है। अब आर्यभट्ट 1 न्यूज में था, ध्यान रखना आर्यभट्ट 1 न्यूज में था, क्यों, क्योंकि इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंसेज ने, अच्छा आर्यभट्ट हमारा पहला सैटेलाइट भी है, जिनको ना पता हो ये इनको बता दूं मैं, आर्यभट्ट इंडिया का पहला सैटेलाइट भी है, ठीक है। तो ध्यान रखिए जो इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंसेज ने एक प्रोटोटाइप बनाया है एनालॉग चिपसेट का, है ना, तो सैटेलाइट छोड़ दो, अब ये एनालॉग चिपसेट बन गया है, एनालॉग चिपसेट बन गया है ना। तो ध्यान रखिएगा ये जो है एनालॉग रिकॉन्फिगरेबल टेक्नोलॉजी बायस स्केलेबल हार्डवेयर फॉर AI टास्क। इसमें क्या है, आपको AI बेस्ड सिस्टम के लिए हमने एक तरह का चिपसेट बनाया है जो कि रिकॉन्फिगर किया जा सकता है और इसमें बायस को स्केल किया जा सकता है ना, बायस स्केलेबल हार्डवेयर जो है ये इस तरह से काम करेगा, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा ये चीज, इट विल बी फास्टर एंड रिक्वायर लेस पावर देन डिजिटल चिप्स फाउंड इन मोस्ट इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस। ये एनालॉग बेस्ड चिपसेट है, प्लीज ध्यान रखिएगा, डिजिटल चिप्स की तरह नहीं है, कन्वेंशनल। तो आर्यभट्ट 1 आपका आर्यभट्ट जो था वो पहले एक सैटेलाइट थे, एक साइंटिस्ट थे, साथ ही साथ अब एक एनालॉग चिपसेट है जो कि AI जो कैपेबिलिटीज है इंडिया की वो बढ़ा देगी, ठीक है। It would be helpful for AI based applications like object or speech recognition, for example Alexa और Siri, ठीक है। इसके अलावा नैरोबी फ्लाइज, दोस्तों नैरोबी फ्लाइज ध्यान रखिए, नैरोबी एक अफ्रीकन कंट्री है अगर आपको पता हो तो, ठीक है। वहां पे कुछ मक्खियां मिली, आप यहाँ फोटो देख सकते हैं, ये रही मक्खी, और जब भी ये काट रही है या उसका आपके शरीर बैठ रही है तो इस तरह के रैशेज आपको दिखाई देने लग जाएंगे, ठीक है, इस तरह के रैशेज दिखाई देने लग जाएंगे। ध्यान रखिए पीपल इन ईस्ट सिक्किम हैव रिपोर्टेड स्किन इन्फेक्शंस आफ्टर कमिंग इन कॉन्टैक्ट विद नैरोबी फ्लाइज। नैरोबी फ्लाई क्या है, केनियन फ्लाइज और ड्रैगन बग्स, ध्यान रखिए इनको ड्रैगन बग्स भी कहते हैं। दे आर स्मॉल बीटल लाइक इंसेक्ट्स, अ स्पीशीज इंसेक्ट नेटिव टू ईस्ट अफ्रीका। इट बिलोंग्स टू 2 स्पीशीज, पेडरस एक्सिनियस एंड पेडरस सेबेइयस, है ना। तो सॉरी अगर कोई बायोलॉजी बैकग्राउंड से है एंड आई एम प्रोनाउंसिंग इट नेम दीज नेम्स रॉन्ग, बट प्लीज अभी क्रक्स समझिएगा, फोटो ध्यान रखिएगा, और ये स्किन इन्फेक्शन करवा रहा है ईस्ट सिक्किम में, ये ध्यान रखिएगा, ठीक है। ये बीटल स्पीशीज हैं। यूपीएससी अक्सर ऐसे सवाल पूछता है दोस्तों किसी न किसी साइंटिफिक नेम को देकर के कि भाई ये किससे रिलेटेड है, किससे ज्यादा अभी रिलेटेड, ठीक है। दे थ्राइव इन एरियाज विद हाई रेनफॉल एंड दे अट्रैक्टेड बाय ब्राइट लाइट्स। द फ्लाइज रिलीज ए पोटेंट एसिडिक सब्सटेंस कॉल्ड पेडरिन, ठीक है, दैट कॉजेज बर्न्स, ठीक है। तो ध्यान रखना नैरोबी फ्लाइज पेडरिन नाम से बर्न करवाती हैं, ठीक है, एसिड रिलीज करें। माइक्रोबियल इनकैप्सुलेशन टेक्नोलॉजी MET, ये क्या बला है, तो देखो YN न्यूज, इंडिया एंड रशिया साइंड एन MOU फॉर कमर्शियलाइजेशन ऑफ बायो कैप्सूल एंड इनकैप्सुलेशन टेक्नोलॉजी फॉर बायो फर्टिलाइजेशन। ध्यान रखना बायो फर्टिलाइजेशन के लिए, ठीक है,
हम क्या करते हैं, बायो कैप्सूल लॉन्च कर रहे हैं। इसके लिए माइक्रोबियल इनकैप्सुलेशन टेक्नोलॉजी इंडिया एंड रशिया दोनों ने मिलकर के बनाई है, ठीक है। एमईटी इज मेजर इन्वेंशन पेटेंटेड बाय IISR to use to encapsulate all agriculturally important microorganisms for smart delivery of beneficial microorganisms and biofertilizer to the crops। ध्यान रखना, बहुत अच्छा ये सिस्टम है, एक कैप्सूल की तरह हो जाएगा जिसमें खाली, जिसे हम लोग कहते हैं लैक्टिक मतलब प्रोबायोटिक हम लोग खाते हैं ना जब हमारा पेट खराब होता है, तो वैसी कुछ टेक्नोलॉजी समझ लीजिए जहां पे हम कोशिश करेंगे कि जो ये बायो फर्टिलाइजर्स हैं ये इनको एक कैप्सूल के फॉर्म में दे दिया जाए, किसान उसको जमीन में गाड़ेगा, उससे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स रिलीज होंगे और वो रूट सिस्टम को हेल्दी करेंगे, बेटर करेंगे, ठीक है। तो दोस्तों इसी के साथ ये पार्ट 1 खत्म होता है। इसका पार्ट 2 के लिए मैं स्टे अपडेटेड, स्टे ट्यून, ठीक है। तो ध्यान रखिए, डिटेल्स एंड डिस्कशंस के लिए आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं, लिंक्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी हुई हैं। मेजर थिंग जो मुझे बतानी है दैट इज वीकली करंट अफेयर टेस्ट चालू हो गया है, वीकली करंट अफेयर टेस्ट चालू हो गया है जिसमें 10 to 15 प्रीलिम्स ओरिएंटेड क्वेश्चंस रहेंगे, है ना, प्रीलिम्स ओरिएंटेड क्वेश्चंस रहेंगे और 2 मेंस क्वेश्चन रहेंगे। दोस्तों अभी के लिए फ्री इनिशिएटिव है, प्लीज गो अहेड एंड ट्राई दिस सो दैट यू कैन असेस योर प्रिपरेशन, किस लेवल पे आप प्रिपेयर कर पा रहे हो, कैसे प्रिपेयर कर पा रहे हो। प्लीज मेक श्योर कि वीकली करंट अफेयर टेस्ट में इनरोल करो। इसके अलावा एथिक्स का सिलेबस मैंने खत्म करवा दिया है, एथिक्स टेस्ट सीरीज आप लो ताकि आपको समझ में आए कि आप कितना सीख पाए हो, कैसे लिख पा रहे हो, है ना, क्योंकि एथिक्स का टेस्ट सीरीज, एथिक्स तभी समझ में आएगा जब आप लिखोगे, ठीक है। और इसके अलावा ऐसे टेस्ट सीरीज भी, ऐसे भी मैं डिस्कस करता रहता हूँ, तो ध्यान रखिए ऐसे टेस्ट सीरीज भी लॉन्च कर दी है, लिंक सारी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, काफी चीप प्राइस पे है। ध्यान रखिए मात्र 499 रुपीज में ये दोनों टेस्ट सीरीज अलग अलग हैं, ठीक है, अलग अलग 499 की टेस्ट सीरीज है, 4 टेस्ट दोनों में है, प्लीज ये ध्यान रखिएगा। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। विद दैट आई टेक योर लीव, डू टेक केयर माय डियर फ्रेंड्स। और देखिए ध्यान रखिए, लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करते रहिए दोस्तों, हर प्लेटफॉर्म पे, फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे, टेलीग्राम पे, जहां पे भी आपको लगता है प्लीज ट्राई टू डू शेयर, क्योंकि आप लोग शेयर करेंगे तभी जाकर मेरे 500 सब्सक्राइबर होंगे और जब 500 सब्सक्राइबर हो पाएंगे तभी जाकर के मैं पोस्ट कार्ड के फॉर्म में आपको यूट्यूब पे दे पाऊंगा, ठीक है। तो प्लीज डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जितना हो सके, कि 500 इस मंथ एंड तक का टारगेट रखते हैं, नेक्स्ट 15 डेज है। थैंक्स टू यू ऑल कि 250 सब्सक्राइबर आप लोगों की वजह से हो चुके हैं, एंड रियली थैंक यू। एंड यस, with that I end this lecture. Thank you and we will meet in the next part.